औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक सवाल जो बड़े इतने लोगों के सवाल, इतनी बेचैनी कि जनाब अब ये प्रॉपर्टी के लिए अगला साल जो आने वाला है, जुलाई से जो शुरू हो रहा है फाइनेंशियल ईयर, प्रॉपर्टी के लिए ये साल कैसा रहेगा, प्लीज़ इसके ऊपर मैंने बड़ी दफ़ा कहा यार, मैंने बड़ा कुछ समझाया है, रहने दो। नहीं सर, इसके बारे में प्लीज़ बता दें, प्लीज़ बता दें प्रॉपर्टी के लिए साल कैसा रहेगा। बार बार पूछा गया हाउसिंग मार्केट क्या है, रियल एस्टेट के अंदर प्लॉटों का क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। देखें, मैंने बार बार एक बात का इजहार किया है, मेरी ब्रांडिंग गलत ना करें आप लोग, मैं रियल एस्टेट का एजेंट नहीं हूँ। मैं एक इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, मेरे पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इतने सवाल आते हैं कि मेरा ख्याल है मुझे उस पर भी किसी दिन वीडियो कर दूंगा, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव स्टॉक ब्रोकर वाला नहीं होगा। इसी तरह से मेरा रियल एस्टेट के ऊपर भी जो पर्सपेक्टिव है वो एजेंट वाला नहीं होगा, इकोनॉमिस्ट वाला होगा। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं रियल एस्टेट एजेंट नहीं हूँ, ना मैं यूट्यूबर हूँ कि मैंने कोई ना कोई बात करके फोरकास्ट करके वीडियो आपको चलवानी है। आपको पता है, ये कुछ दिन पहले एक हवा चली हुई थी कि जी प्रॉपर्टी के अंदर एमनेस्टी शायद आ जाए, पता नहीं कहाँ से उड़ी, और मेरा ख्याल है यूट्यूबर नहीं उड़ाई। एमनेस्टी आ रही है, एमनेस्टी आ रही है। एमनेस्टी के बाद प्रॉपर्टी, यानी कि खुद ही अज्यूम भी कर लिया एमनेस्टी के बाद प्रॉपर्टी की कीमतें डबल हो जाएंगी। अब ठीक है, वो वीडियो तो बिक गई वो वीडियो तो लोगों ने देख, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है एमनेस्टी के ऊपर, क्योंकि एज ए इकोनॉमिस्ट मुझे ये पता था कि एमनेस्टी नहीं आएगी, क्योंकि पिछले साल IMF नाराज था इसी बात पे कि आप एमनेस्टी दे देते। तो भाई मैं क्योंकि इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं तो इकोनॉमिक्स चीज़ें देख रहा होता हूँ, मैं उस साइड से देख रहा होता हूँ। मैं सिर्फ हवा नहीं क्रिएट कर रहा होता, या मैं कोई एक अपना, अब उन लोगों से आप पूछें ना जिन्होंने ये कहा था कि एमनेस्टी आ रही है, प्रॉपर्टी की कीमतें डबल हो जाएंगी, कि भाई आपने ये क्या कहा था, किस बेस पे कहा था। आपको पता है, हर सुनी सुनाई बात बगैर तस्दीक के आगे बयान कर देना भी काफ़ी है किसी शख्स के झूठा होने के लिए। हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें अपने छोटे से मफाद के लिए क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कि जनाब मैं यूट्यूबर उस तरह का नहीं हूँ। और मैं इससे पहले कि आपको ये बात बताऊँ कि मेरी दूसरी वीडियोस जो हैं रियल एस्टेट पर जरूर देखें, क्योंकि मैं एजुकेट कर रहा होता हूँ, मैं समझा रहा होता हूँ उसी तरह से जैसे कि मैंने खुद समझा होगा, ताकि आप मेरे उस पर जवाब पे क्वेश्चन में, ताकि आप जाके एनालिसिस करें। जब आप वो एनालिसिस करेंगे तो आपको भी खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो मैं क्योंकि टीचर की तरह आपको समझा देता हूँ, तो अब उसी तरह से मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। मैं इस वक्त सिर्फ बात, इस वीडियो के अंदर सिर्फ बात कर रहा हूँ घरों की, और एज ए इकोनॉमिस्ट बात कर रहा हूँ। देखें, सबसे पहला पॉइंट जो कंसीडर करने का है, और वो ये है कि मेजर बड़े जो शहर हैं, इनमें हाउसिंग की डिमांड, आपको पता है सारे के सारी आ जाके चीज़ जौन सी है सप्लाई और डिमांड पे घूमती है। तो जब सप्लाई और डिमांड पे घूमती है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या डिमांड कैसी रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे बड़े शहरों में, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा अर्बन माइग्रेशन है, इनके गांव देहात से लोग शहरों में आ जाते हैं। एक ज़माना था कि शहरों के अंदर 25% आबादी रहती थी। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि 50% से ज़्यादा आबादी शहरों में शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से शहरों में बहुत बर्डन है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह क्या है? पाकिस्तान में प्लानिंग तो है कोई नहीं, डेवलपमेंट प्लानिंग तो कोई नहीं है। बजाय इसके कि हम गांव देहात के अंदर ही बिजनेसेस क्रिएट करते हैं और वहाँ के लोगों को वहीं पे रोक देते हैं कि वो वहीं पे काम करें, उनको वहीं पे बिजनेस के मौके दे देते हैं, उन्हें वहीं पे जॉब्स के मौके दे देते हैं, ताकि जो शहरों पे पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर वज़न पड़ता है, भाई इतना जब शहरों में रश हो जाएगा, कीमतें इतनी बढ़ जाएंगी, इतनी डिमांड जब बढ़ेगी कीमतें बढ़ जाएंगी, और उसके ऊपर फिर आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग में इतनी गाड़ियाँ, शहर चौक हुए होते हैं,
फिर हम कभी अंडर पास बना रहे हैं तो कभी आप ओवर हेड बना रहे हैं, वो ट्रैफिक रूट इतना ज़्यादा वो ख़त्म ही नहीं होती। और वैसे भी आपको पता है पॉपुलेशन की ग्रोथ तो 2.5% तो है ही है, जो अपने शहरों में भी 2.5% ही है। लेकिन जब उस 2.5% के अंदर वो भी ऐड हो जाएं जो लोग गांव से आते हैं शहरों के अंदर, तो आप सोचें कितनी डिमांड क्रिएट होती है। तो उस वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब ये एक स्टडी है कि जनाब स्टेट बैंक की है कि पाकिस्तान में हाउसिंग की डिमांड 2020 तक 1.07 मिलियन घर थी, यानी कि तकरीबन 10,70,000 घर हर साल पाकिस्तान में नए चाहिए, जो कि 2025 तक तकरीबन 1.24 मिलियन यानी कि 12,40,000 घर सालाना चाहिए। बाहर के मुल्कों में आपसे अक्सर कहता हूँ ना, बाहर की प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट की मार्केट पाकिस्तान की मार्केट में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। वो इसीलिए कहता हूँ कि भाई इस मुल्क के डायनामिक्स फ़र्क है। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आप कभी भी आप फिर डिपेंड करेंगे कि जी फलाने ने आपको क्या कहा, उसने फोरकास्टिंग, जुआ खेल लेंगे आप अपने आप को एजुकेट करें। तो ये डिमांड तो हमेशा से और ये बढ़ती ही जा रही है जब तक कि शहरों में इन्फ्लक्स नहीं रुकेगा। लेकिन उसके बावजूद रुक भी जाए, माइग्रेशन रुक भी जाए गांव से देहात की, गांव देहात से की शहरों की तरफ, तो फिर भी 2.5% जो लाहौर शहरों में रहने वाले हैं उनकी तो पॉपुलेशन रेट तो है ही ना, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो अभी तो हमारा बैकलॉग इतना है। अब ये जो 12,40,000 घर हैं जो हर साल पाकिस्तान में नए चाहिए, उसमें से मेजॉरिटी जौन सी है वो हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में डिमांड है। मसलन ये वो शहर हैं ऑलमोस्ट 50% डिमांड बड़े शहरों में, जिसमें कराची है, जिसमें लाहौर है, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद है, ये मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं। इसमें से 6 लाख घर बड़ा कंजर्वेटिव है। इट इज़ प्रोजेक्टेड के अबाउट 50% ऑफ हाउस, यानी कि 6 लाख मेट्रोपॉलिटन के एरिया में हो गए पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में। और एक बड़ा कंजर्वेटिव आइडिया कि इसमें से आधे यानी कि 6 लाख का भी अब आधा कर ले, तकरीबन 3 लाख घर सिर्फ और सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में चाहिए होंगे। मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा है, लेकिन मैं उस स्टडी की सिर्फ एनालिसिस आपको करके बता रहा हूँ। तो 3 लाख घर, फ़र्ज़ करें आप इस 3 लाख को भी आप तोड़ दें छोटे, तो इसका मतलब है लाहौर में लाख घर, कराची में लाख घर और इस्लामाबाद पिंडी में लाख घर। मैं बड़ा कंजर्वेटिव आइडिया दे रहा हूँ। कई स्टडीज़ 1.5 लाख से 2 लाख घरों की बात करती हैं लाहौर में। आप मुझे बताएं 1.5 लाख घर या 1 लाख घर अगर लाहौर में चाहिए, बनते कितने? 20,000 घर। करते करते बैकलॉग इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि लाहौर के अंदर ही घरों की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमें 10 मिलियन के करीब इनकी जो नए लोग जो आ रहे हैं, जो इकट्ठे हुए हैं पिछले सालों से, जो इकट्ठे हुए हैं, इतने घर चाहिए कि जो आप सोच ही नहीं सकते अगले 15-20 साल में डिमांड कंप्लीट। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट भी अंदर शामिल हो जाए और लो कॉस्ट हाउसिंग में आनी शुरू कर दे, तो कम से कम 15-20 साल लग जाएंगे पिछली डिमांड को मीट करने के लिए। और अगर हम सिर्फ 1 लाख घर पे प्राइवेट सेक्टर को डाली रखें तो ये तो पहली बात है कि भाई घरों की डिमांड कम नहीं होनी, ये डिमांड रहनी है। अब दूसरी तरफ आ जाए, देखें इंटरेस्ट रेट 22% के करीब है। बैंक्स जौन से हैं 20% प्रॉफिट दे रहे हैं आपको। आपने देखा पिछले 1 साल में बैंकों ने कितना अंधा कमाया है पैसा। कैसे कमाया है पैसा? कि उनका सबसे बड़ा कस्टमर गवर्नमेंट रही। गवर्नमेंट उनसे सूद पे कर्जे लेती रही गवर्नमेंट चलाने के लिए, तो वो हमसे 20% हमें दे रहे हैं और आगे से गवर्नमेंट को 25-26% पे शायद दे रहे हैं लोन। अब वो पैसों पे पैसा कमा रहे हैं। अब साफ तरह जब 20% किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है घर में, तसल्ली से पैसा रिजर्व है, और लोग जनाब 20% बैंक में रखवा के पैसे खाई जा रहे हैं, तो उनका दिमाग ख़राब है कि वो पैसे रिस्क लें कि वो जाके बिज़नेस में डालें या रियल स्टेट में कुछ ख़रीदें जहाँ पे पता नहीं
अभी मार्केट ऊपर जाती है नहीं जाती, यहाँ पे तो 20% नज़र आ रहा है कि मिल रहा है। तो सारा पैसा बैंकों में पड़ा हुआ है। ये ऑलरेडी हमें पता है कि इसी साल के अंदर इंटरेस्ट रेट अभी जून जुलाई से आपको लगेगा नीचे आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, शायद 20 पे आ जाएं, 20 के बाद दिसंबर तक हो सकता है ये 15-16 पे आ जाए, शायद इससे भी कम आ जाए। जब ये इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो लोगों को बैंक में पैसा रखना घाटे का सौदा लगेगा, और वो फिर पैसा बैंकों से निकलवाएंगे और भागेंगे घर खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी में डालने के लिए। तो जब ये आएगा, प्रेशर आएगा, तो प्रॉपर्टी की कीमतें ऑलरेडी ऊपर खुद ही जाएंगी, क्योंकि जो डिमांड है वो एक तरह से कर्टेल हुई है वक्ती तौर पे, क्योंकि लोग कहते चल यार प्यारे आंदे बैंक दे पैसे आने दे आ रहे हैं ना। ये दूसरा पॉइंट है जिससे ये साबित होता है कि अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट नीचे ही जाने हैं। और एक इंटरेस्ट रेट के दो डायनामिक्स हैं। एक तो ये मैंने आपको बता दिया कि लोगों ने पैसा रखवाया हुआ सूद खा रहे हैं या फिक्स डिपॉजिट पे इस्लामी बैंकिंग से खा रहे हैं। दूसरा इसका साइड ये है कि जब इतना ज़्यादा रेट बढ़ जाए मॉर्टगेज का, तो लोगों को वायबल नहीं है बैंक से लोन लेके घर लेना। उसकी वजह से जो बैंकों से मॉर्टगेज पे घर लिए जाते हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। कि जब 22% इंटर बैंक रेट होगा तो भाई 3-4% भी काइबर अगर ले इनके जो उससे ऊपर लिया जाता है, तो 22 + 3-4% पे 26% पे लोग लोन तो नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है। तो एक तरफ तो ये कि उन्हें बैंक पैसे दे रहे हैं, उनको वो नज़र आता है कि यार ये सेफ़ है, पैसे आराम से लिए जाओ, इतने बढ़ाई जाओ। दूसरी तरफ वो बैंकों से लोन लेके नहीं ले सकते। तो इसके दोनों साइड हैं। अब ये हमें पता है कि बैंक का इंटरेस्ट रेट नीचे आना है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो एक तरफ से बैंकों से पैसा निकलेगा और दूसरी तरफ से मॉर्टगेज भी बढ़ेगी। तो जब दोनों चीज़ें बढ़ेंगी डिमांड सप्लाई साइड पे, तो इससे भी घरों की डिमांड बढ़ेगी या रियल एस्टेट की प्राइसेस बढ़ेंगे। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात यह है कि हमें पता है, रोज़ खबरें हम पढ़ते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे फ्रेंडली कंट्री से, और उसमें से काफ़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में आ रही है। एक स्टडी है जिसके मुताबिक, रीसेंट स्टडी है, कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है उससे उम्मीद है कि प्रॉपर्टी की जो रियल एस्टेट की मार्केट है वो 30% एक्सपैंड करेगी। यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो आ रही है, इस पैसे के आने से 30% रियल एस्टेट की मार्केट एक्सपैंड करेगी। अब ये तीसरा पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट, डिमांड जो कि है एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में बड़े शहरों में। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट की वजह से, नीचे आने की वजह से जो डिमांड बढ़ेगी। और नंबर 3, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो तीसरा पैरामीटर, जिसकी वजह से 30% तक लोग कह रहे हैं, फोरकास्टिंग है कि इससे रियल एस्टेट के अंदर पैसा ही आएगा। ये 3 मोटे हो गए। चौथी जो खबर है और जो लग रहा है, क्रैक डाउन होने वाला है या होगा, अगर पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है, इलीगल मनी के ऊपर। अगर आपने रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हो, बहुत मुश्किल कर दिया गया है। एक एक चीज़ चेक करते हैं कि पैसा जो आया कहाँ से आया, सोर्स कहाँ से है। पहले तो ये ना आपने पैसे लिया, घर ले लिया, अब वो कहते हैं ये पैसे आए कहाँ से, बैंक से बताएं, इसकी ट्रेल बताएं, ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया है। और फ़र्ज़ करें आप कहते हैं जी मेरे देखें जी बैंक में आ रहे हैं, तो भाई ये किस चीज़ की वजह से तनख्वाह आ रही है आपकी, या आपकी कहीं और से आ रहे हैं जी मैंने प्रॉपर्टी बेची। अगर प्रॉपर्टी बेची, जनाब प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट लेकर आए जहाँ से बेची। इतनी सख्ती हो गई है। तो ये जो क्रैक डाउन हो रहा है ब्लैक मनी के ऊपर, ये है जिससे कैश इकॉनमी भी रुक रही है और कम कर रहे हैं कि अब इसके अंदर आपको कैश इकॉनमी कम ही नज़र आएगी। तो ये जो क्रैक डाउन है इलीगल मनी पे, या रिप्लेसमेंट की बातें भी की जा रही हैं कि जी शायद 5,000 का नोट ही बदल दिया जाए। ये भी बातें हो रही हैं कि शायद इंडिया के मॉडल के मुताबिक जब नोट बदलेंगे तो जो लोगों के घरों में, तिजोरियों में, सेफ डिपॉजिट्स में पैसा इतना पड़ा हुआ है, शायद कोई उनको टाइम दे देंगे जी 5-6 महीने के अंदर कर दें। अभी तो लोगों ने रखा हुआ घरों में,
जब वो पता होगा कि ये पैसे ना क्लेम कर सकते हैं या बदला, तो वो जब पैसा निकलेगा, तो जब वो पैसा निकलेगा तो वो किधर जाएगा, या फॉरेक्स में जाएगा, या स्टॉक में जाएगा, या फिर रियल एस्टेट में आएगा। अब ये एक और पॉइंट है जो चौथा पॉइंट है, जिसकी वजह, अगर ये चारों पॉइंट देखें तो घरों की जो डिमांड है वो है वक्ती तौर पे रुकी हुई है, क्योंकि मार्केट के डायनामिक्स ऐसे हैं, डिमांड है और 10-12 साल रहनी है, 20 साल रहेगी, ये ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि इतना बैकलॉग है। बड़े शहरों में डिमांड हाई रहेगी। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट जो कि नीचे ही आने हैं, जिसकी वजह से भी मार्केट पे असरात आएंगे पॉजिटिव। नंबर 3, आपकी आ गई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपको 30% इंक्रीज़ कर सकती है। और नंबर 4, क्रैक डाउन इलीगल मनी अगर होता है तो उसका तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब ये चारों पॉइंट एक रियल एस्टेट के फेवर में है। हाँ, टैक्स लग सकते हैं, टैक्स बढ़ सकते हैं, टैक्स की शरह बढ़ सकती है, डीसी रेट या एफबीआर रेट बढ़ सकते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना महंगा हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो फाइलों पे टैक्स लग रहे हैं उसकी वजह से कीमतें बढ़ सकती हैं, और शायद उस तरह का बूम आपको नज़र ना आए जिसको आप एक जुआरी का बूम कहते हैं कि जो रियल एस्टेट के अंदर पैसा डालो तो साल में डबल हो जाए, वो शायद ना नज़र आए। लेकिन इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी आपकी रहेगी अगर आपने घर ख़रीदना है, यही टाइम है। ये उसके बाद महंगा ही होना, सस्ता कुछ भी नहीं होना। तो ये डिमांड प्रॉपर्टी के लिए ऊपर ही रहनी है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। और मैंने आपको उसकी मोटी मोटी इकनॉमिक वजूहात बता दी हैं। कोई स्पेकुलेशन नहीं मैं आपको कर रहा, कोई फोरकास्टिंग नहीं आपको कर रहा, कोई वीडियो बेच, मैंने आपको समझा दिया है कि ये इकनॉमिक पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि 4 इसकी फेवर में जाते हैं, या 3 तो जाते जाते हैं, चौथे का क्वेश्चन मार्क है। और 5वां जो टैक्सेस हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, उससे अगर फ़र्क पड़ेगा भी तो इन्वेस्टर के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन जेन्युइन डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब लोगों को पता चल जाए कि घर लेना, अब आप गाड़ियों को देख लें, गाड़ियों की डिमांड वो रुकी रही है, उसकी डिमांड लोग देखते रहे कि शायद कीमतें कम हो जाए। जब उनको लगा कि कीमतें अब कम नहीं होनी, डॉलर स्टेबल हो गया, तो वो दोबारा से इस महीने के अंदर गाड़ियाँ फिर बिकनी शुरू हो गई। इसी वजह से बिकनी शुरू हो गई हैं। लोग रुक जाते हैं जब देखते हैं कि नीचे नहीं आ रही, तो जो जेन्युइन कस्टमर जिसने गाड़ी लेनी है उसने तो लेनी है। तो जिन लोगों ने घर लेना है, ये तो नहीं हो सकता कि वो आप घर लेना ही छोड़ दें। और ये भी बात याद रखिएगा कि घरों की डिमांड हमेशा जेन्युइन होती है। घरों में इन्वेस्टर कम ही, यानी कि जो वो वाला इन्वेस्टर है ना, वो हमेशा प्लॉट्स के अंदर फाइलों में इन्वेस्ट करता है, जिसके जो मार्केट में बबल क्रिएट करता है। जो एक अच्छा शरीफ किस्म का इन्वेस्टर है, जो रिटायर्ड आदमी है, वो शायद घरों को ख़रीद के किराए पे दे के अपने आप को प्रोटेक्ट करता हो। लेकिन जो घरों की डिमांड है वो मोर और लेस जेन्युइन ही होती है, क्योंकि वो जो क्विक बक्स कमाने वाले आते हैं, जुआरी आते हैं रियल एस्टेट की मार्केट में बबल क्रिएट करने वाले, वो कैश के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वो फाइलों पे काम कर रहे होते हैं, प्लॉटों पे काम कर रहे होते हैं। वो घर लेके घरों के झंझट में, वो किराए पे लॉन्ग टर्म पे नहीं आते। वो आते हैं कि यार हम 2 महीने में कितना कमाते हैं, ये 1 महीने में कितना कमाते हैं। वो क्विक प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं कि मैंने 50 का प्लॉट लिया, 60 का बेच दिया, वो निकल जाते हैं बाहर। वो घरों के झंझट में नहीं फंसते। तो ये जो घरों की डिमांड है प्लॉटों की निस्बत, ये हमेशा जेन्युइन डिमांड रहती है, और ये हमेशा ही ग्रेजुअली बढ़ती ही चली जाएगी, इसमें डाउन नहीं आता। तो मैंने कहा ये मैं आपको एक वीडियो बना के ये समझा दूं कि ये इसमें क्या आपको चांस नज़र आते हैं। प्लॉट्स के ऊपर इंशाअल्लाह फिर कभी प्रोग्राम कर दें, अगर स्टॉक्स के ऊपर भी लोगों ने काफ़ी डिमांड किया हुआ, उसके ऊपर भी मैं आपको इकनॉमिक एनालिसिस की बेसिस के ऊपर बता दूंगा कि मेरी ये जो मार्केट में अचानक बूम आया उसकी क्या वजूहत है, और इस पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह।